आइए जी, आज आपकी कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। और पिछली क्लास में मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था? हाउ टू कंप्यूट सैलरी इन द ग्रेडिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहले देखिए आप क्लास नंबर 2 और ग्रेडिंग सिस्टम से कैसे टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करेंगे ये जानना जरूरी है। लेकिन मैं बता दूं कि पिछली क्लास मैंने काफ़ी थ्योरेटिकली डिस्कस किया था और वो क्लास भी काफ़ी जरूरी था सैलरी चैप्टर को खोलने के लिए, उसके पॉइंट को समझने के लिए। लेकिन आज से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है और सैलरी चैप्टर इज बेसिकली व्हाट? न्यूमेरिकल चैप्टर। इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में करने के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स आप तब कर पाएंगे जब इसके थ्योरी को बहुत ही माइन्यूटली ढंग से पढ़ के आप तैयार करेंगे। आइए जी, ग्रेडिंग सिस्टम पे आपको सैलरी निकालना सिखाते हैं। देखिए पहला सवाल लीजिए 4.1 देखिए, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे सवाल मिल गया तो, क्योंकि मेरे पेज थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। तब तक निकालिए 4.1 क्वेश्चन निकाल लिया। मेरे ना पेज आगे पीछे हो गए, तो छोड़ो इस सवाल को, मैं यहाँ से नहीं ढूंढता हूँ, ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तो आप खुद से कीजिए। रहने दीजिए। 4.1 सवाल आपके सामने होगा। एक्स ज्वाइंस द सर्विस इन द ग्रेड ऑफ व्हाट? क्या ग्रेड है उसकी है? सवाल करते करते मीनिंग क्लियर होगा। उसकी ग्रेड है 12,000। ये सवाल है 4.1। एंड उसका इंक्रीमेंट कितना लगेगा भाई? 300। ये 300 की इंक्रीमेंट कब तक लगती रहेगी? जब तक उसकी सैलरी 13,800 नहीं हो जाती। 13,800 सैलरी जैसे ही पहुंच गया, उसका इंक्रीमेंट कितना लगेगा? 400। और ये कब तक लगती रहेगी? 17,800 तक। और वो जॉब कब ज्वाइन किया है? ज्वाइनिंग डेट क्या है उसकी? 1/6/2007। कंप्यूट द बेसिक सैलरी। क्या निकालना है इसका? बेसिक सैलरी निकालना है। अब ये बेसिक सैलरी क्या होता है, इसका मीनिंग हम बाद में क्लियर करेंगे। अभी आप निकाल लीजिए बस बेसिक सैलरी। जब पूरा सारे फॉर्मेट सेट करेंगे तो सैलरी का मीनिंग बताएंगे आपको, बेसिक सैलरी का मीनिंग। अभी देखिए बेसिक सैलरी कैसे निकलेगा। अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? प्रीवियस ईयर चल रहा है आपका 18-19 और असेसमेंट ईयर कौन सा है? 19-20। इतना ही फर्क है पिछले बार में और इस बार में। जब मैं पिछली बार लेक्चर बनाया था तो मैंने क्या किया था, जहां प्रीवियस ईयर लिखा है वहां क्या लिख दिया था? असेसमेंट, और उससे पहले प्रीवियस। इतना सही फर्क है। प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20। मुझे किस ईयर की सैलरी चाहिए? सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19। 18-19 की सैलरी मतलब ये हुआ कि मुझे 1/4/18 से लेकर के 31 मार्च 19 की सैलरी चाहिए। बात को समझो, 1/4/18 से लेकर के 31 मार्च 19 तक की सैलरी चाहिए। क्यों जी, मानते हो ना? सर कैसे निकलेगा? बस याद रखिएगा कि अप्रैल से लेकर के मार्च तक की सैलरी निकालना है, 1 साल की 12 महीने की सैलरी। लेकिन अभी आप इस बात को छोड़ दीजिए। अब आइए देखिए ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से उसने कब नौकरी ज्वाइन की थी और क्या उसकी सैलरी थी। 1/6/2007 को ज्वाइन किया था। तो ये ईयर कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 31/3 नहीं, 31/5/2008। देखो, आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मत करना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से ईयर कंप्लीट करना।
मैं आपसे पूछता हूं कि आप अगर 1/6/2007 को पैदा हुए हैं तो आपका बर्थडे कब मनेगा? 31 मार्च को। 1/6/2007 को अगले साल 1 साल पूरा होगा आपका। 31/5 नाइट से ही आप पंगा करना शुरू कर देंगे, हल्ला करना शुरू कर देंगे, आपको विशेष भी आने लगेंगे, नहीं आने लगेंगे? तो बर्थडे इंसान का तभी होता है जब वो 1 साल पूरा होता है। किस दिन के हिसाब से? अपनी बर्थ के हिसाब से, डेट के हिसाब से। ऐसा मत कर देना कि मैं जब भी पैदा लिया मेरी बर्थडे तो 31 मार्च को ही मनेगी। लेकिन सुना है कि एक कंट्री ऐसा है जहाँ पे उनकी कंट्री के सिटीजन्स कभी भी पैदा होते हैं लेकिन बर्थडे वो एक ही दिन मनाते हैं और वो 31 मार्च। मैंने सुन रखा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कंफर्म हूँ, आप कंफर्म कर लेना। और वो कंट्री कौन सा है? भूटान। एक साथ वो बर्थडे मनाते हैं, सबके सब मिल के मनाते हैं। लेकिन चलिए, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग तो अपने अपने बर्थडे अपने अपने डेट के हिसाब से मनाते हैं। ठीक है जी। तो वही बात है कि 1/6 को आपने जॉब ज्वाइन किया है तो 31/5 को आपका 1 साल कंप्लीट होगा। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन रहेगा तो ये बर्थडे वाला एग्जाम्पल क्या करना, आप याद रख लेना। बताइए, जब जॉब ज्वाइन किया तो क्या सैलरी थी आपकी? 12,000 की। स्टार्टिंग की सैलरी नहीं लिखी हुई है तो हम मान क्या लेंगे? 12,000 सैलरी थी। अदरवाइज सवाल में कभी कभार क्या होता है, स्टार्टिंग की सैलरी क्या होती है? दे रखी होती। इसमें नहीं दिया तो क्या माना हमने? 12,000। अब अगला साल क्या है? 1/6/2008 से 31/5/2009। यहाँ सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,300। बात नहीं समझे? अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। ये 7 8, ये 8 9, यहाँ ये 9 10, ये 10 11, ये 11 12, ये 12 13, ये 13 14। समझ रहे हो ना? ये 14 15, ये 15 16, ये 16 17। और मैं फिर से फॉर्मूल हो जाता हूँ। 1/6/17 से 31 मार्च 31/5/18। आपका प्रीवियस ईयर 18 19 है। और फिर 1/6/18 से 31/5/19। बात समझ गए? देखो ना, अब यहाँ पे आपकी सैलरी 12,000 थी, यहाँ 12,300 थी, यहाँ कितनी होगी? बोलो ना। 12,600 होगी। ये पर मंथ सैलरी है, ये पर मंथ है, पूरे साल की सैलरी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ कितनी होगी सर? 12,900। यहाँ कितनी होगी? 13,200। यहाँ कितनी होगी? 13,500। यहाँ कितनी होगी? 13,800। इसके बाद आप 300 प्लस नहीं करना। कितना प्लस करना? 400। क्योंकि जब उसकी सैलरी 13,800 हो गई है तो उसके बाद कितना प्लस होता है? 400 प्लस होता है। तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? 14,200। यहाँ कितना? 14,600। यहाँ कितना? 15,000। सॉरी, क्या हुआ? हाँ, 4 क्यों? 13,400 में आपने 400 प्लस किया, 14,200, फिर 400 600, 15,000, फिर कितना होगा? 15,400, फिर कितना होगा? 15,800। देखिए जी, सारा कैलकुलेशन आपके सामने में है। मानते हो? ये मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ कर दिया, कभी कभार क्या होता है ना कि आगे पीछे हो जाता लिखने में। अब देखो, अब मुझे सैलरी कौन से महीने की चाहिए थी? 12 मंथ्स की। कौन से 12 मंथ्स? अप्रैल 18 से लेके व्हाट? मार्च 19। तो अप्रैल 18 में उसकी सैलरी कितनी है बताओ? अप्रैल 18 एक्चुअली फॉल करेगा यहाँ पे। कहाँ पे? अप्रैल यहाँ फॉल कर रहा है, कर रहा है ना? मई भी यहीं पे फॉल कर रहा है। अप्रैल और मई में तो उसकी सैलरी कितनी थी? 15,400। तो लिखो यहाँ पे 15,400 इंटू व्हाट? 2।
30,800। लेकिन मई के बाद जून से लेकर के ऑफकोर्स मार्च तक, जून से लेके मार्च तक की सैलरी कहाँ होती है? नीचे वाले में। कहोगे सर ये सैलरी तो मई तक की दे रखी है, मुझे मई से कोई मतलब नहीं, अभी अप्रैल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अप्रैल और मई क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। मुझे मार्च तक से मतलब, मुझे मार्च 19 तक से मतलब है। क्यों जी, बात क्लियर है? यस सर। तो यहाँ कितना हो गया? 15,800 इंटू वॉट? 10। ये कितना हो गया? 1,58,000। तो ये क्या हो गया आपका? 1,88,800। मज़ा आ गया बच्चों, 1,88,800। अब जब मैंने 4.1 सवाल को इतना तसल्ली से करवाया है, तो क्या मैं 4.2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क नहीं दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स दे सकता हूँ। 4.2 क्वेश्चंस इसमें पिछले वाले में था, अब आपकी बुक में हटा ही दिया गया है। चलो जी, अच्छा ही किया। पिछले वाले बुक में ना इस पे 2 सवाल दिए होते थे, 4.1 एंड 4.2। अब इसने एक ही क्वेश्चन में दे के निपटा दिया है। मान गए जी? यस सर। तो बेसिक सैलरी ये निकालने का तरीका है। ये क्वेश्चंस आपने देख लिया है, खुद से भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा ग्रेडिंग सिस्टम से सैलरी निकालने का तरीका। आइए अब नया टॉपिक लिखिए, बेसिस ऑफ चार्ज। हेडिंग लिखिए। इसको क्या बोल सकते हैं? चार्जेस, चार्जिंग ऑफ सैलरी, बेसिस ऑफ चार्ज। और ये कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है? सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में इसको डिस्कस किया गया है, बेसिस ऑफ चार्ज को। हर चैप्टर में जितने भी हेड्स ऑफ इनकम थे, हर हेड्स ऑफ इनकम में मैंने इसके बारे में बात की है। चार्जेबिलिटी, चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन। ये सेक्शन सिखाता आपको है कौन कौन सी सैलरी लोगे, सैलरी चैप्टर में किसको इंक्लूड किया जाएगा। देखिए 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पॉइंट है सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। ब्रैकेट में क्या लिखता हूं? वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। बात समझ गए? सैलरी ड्यू हो गया तो सैलरी में लो। ध्यान सुनना, इस पर बहुत टाइम लगेगा समझाने में आपको मुझे। आप 12 महीने नौकरी की, आपको 5 लाख सैलरी मिलना चाहिए, आपको सैलरी नहीं मिला, भाई 1 साल तो पूरा हो गया ना, सैलरी ड्यू तो हो गया ना, सैलरी हो गई। दूसरा पॉइंट, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, ब्रैकेट में लिखो वेदर ड्यू और नॉट ड्यू। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर से सैलरी आपको मिल जाए, भले वो सैलरी ड्यू हुआ हो या ना हुआ हो। सर बिना ड्यू का कैसे मिल सकता है? अगर ड्यू नहीं हुआ है तो एडवांस मिल सकता है। भाई ड्यू नहीं हुआ तो क्या मिल सकता है? एडवांस मिल सकता है। तो एडवांस लिया तो भी टैक्स दो। ये मत समझना कि नेक्स्ट ईयर का एडवांस लिया तो नेक्स्ट ईयर में टैक्स देंगे, नहीं नहीं। जब आपको जल्दीबाजी है पैसा लेने की, तो इनकम टैक्स को भी जल्दीबाजी है टैक्स लेने की। आपको सैलरी ड्यू हो गया, नहीं मिला तो भी टैक्स दो। आपको सैलरी ड्यू नहीं हुआ, आपकी सैलरी
और रिसीव कर लिया आपने तो भी टैक्स दो। बात समझ गए? इस दोनों पॉइंट से क्या मतलब बनता है? इस पॉइंट से मतलब ये होता है, इसको शॉर्टकट में अगर समझा जाए, सैलरी की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है? ड्यू, दूसरा पॉइंट क्या होती है? रिसीव, और विच एवर इज व्हाट? विच एवर इज अर्लियर। ड्यू और रिसीव, विच एवर इज व्हाट? अर्लियर। इन दोनों में से जो पहले हो जाए। आप अगर मेरे पुराने लेक्चर सुनोगे तो यही लिख रखा है मैंने वहां पे, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ड्यू हो गया तो टैक्स दो, रिसीव हो गया तो टैक्स दो। इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि सर ड्यू हो गया, पैसा मिला ही नहीं तो टैक्स क्यों दे दें। अगर पैसा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या मिला, इसके लिए क्या लीगल स्टेप्स आप ले सकते हो, आपको लेना होगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या आती है भाई? ड्यू हो गया तो टैक्स दो, रिसीव हो गया तो टैक्स दो, विच एवर इज अर्लियर। ये मैंने आपको अभी 2 पॉइंट समझाए हैं, 1 और 2। इसका तीसरा पॉइंट देखो, यहां पे आओ। तीसरा पॉइंट है एनी अरियर्स ऑफ सैलरी पेड। any arrears of salary paid or allowed in the previous year which have not been taxed earlier years. Arrears of salary have not been taxed in earlier years. Any arrears of salary paid or allowed in the previous year which have not been taxed in the earlier years. अगर आपके एम्प्लॉयर से कोई अरियर्स ऑफ सैलरी मिला है और इस साल मिला है, प्रीवियस ईयर मिला है, जो पिछले साल मिलने थे, उससे पिछले साल मिलने थे, उससे पिछले साल मिलने थे, लेकिन मिल नहीं पाए थे और टैक्स नहीं हो पाए थे, अब क्या होगा? वो टैक्सेबल होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम आता होगा, एक क्वेश्चन आता होगा, सर जो चीज पहले मिलना था वो तो ड्यू बेसिस पे पहले टैक्सेबल हो गया होगा, क्योंकि अभी आपने क्या सिखाया है? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो जो सैलरी पहले मिलना था वो पहले ड्यू हो गया था, तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गया होगा, तो आप क्यों टैक्स देंगे? ये बात बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब ड्यू नहीं होता है। इसका मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तो क्लियर होगा। सुनिए, जैसे मान लीजिए आप काफ़ी सालों से क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मेरा सैलरी क्या हो जाए? इंक्रीज कर दो। लेकिन आपका एम्प्लॉयर ये बात मानता नहीं है। इस साल आपकी सैलरी 5 लाख थी, इस साल भी मान लो सैलरी 5 लाख ही है, इस साल भी 5 लाख ही है मान लो, और यहाँ भी एम्प्लॉयर आपको 5 लाख पकड़ा रहा है, लेकिन आपकी प्रोटेस्ट तो हर साल से चल रही है। एम्प्लॉयर कहता चलो ऐसा करते हैं, इस बार तुम्हारी सैलरी 50,000 बढ़ा देते हैं, इस बार तुम्हें कितना पे करेंगे? 5,50,000 पे करेंगे। मान रहे हो? एम्प्लॉय कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, मैं कितने साल से प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि मुझे सैलरी बढ़ाओ। आपने टाइम पास कर ली 3 साल और चौथे साल में जाके मेरी सैलरी बढ़ाई है, ये नहीं चलेगा। मेरे बैक डेट से सैलरी बढ़ाओ, मेरे यहां से सैलरी बढ़ाओ, यहां भी बढ़ा कर दो, यहां भी बढ़ा कर दो, यहां भी बढ़ा कर दो। एम्प्लॉयर कहेगा भाई साहब जो बात बीत गई उसको रहने दो ना, उसको क्यों छेड़ते हो? कहेगा नहीं जी मुझे चाहिए। एम्प्लॉयर भी मान जाता है कि चलो भाई ले लो। तो ये 5,50,000 तो इस साल की सैलरी हुई आपकी, लेकिन जो 50 मिला के 1.5 लाख आपको मिला है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अरियर्स ऑफ सैलरी। क्योंकि समय तो निकल चुका है,
आपको जब अब कब मिलेगा ये प्रीवियस ईयर मान लो 18-19 है, मिलेगा तो इसी साल मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अरियर्स ऑफ सैलरी। अब आप कहोगे सर ये 50,000 रुपया इस साल में टैक्सेबल क्यों नहीं हुआ, ये कौन सी साल है, मान लो ये 17-18 है, ये 16-17 है और ये 15-16 है। आप कहोगे सर 15-16, 16-17 एंड 17-18 में क्यों टैक्सेबल नहीं हुआ, बताओ क्यों नहीं हुआ, बोलो ना। मिला नहीं था सो बात नहीं है, ड्यू ही नहीं हुआ था। जब तक एम्प्लॉयर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक वो ड्यू ही नहीं हुआ, और जब तक वो ड्यू नहीं हुआ तब तक वो क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अब ये ड्यू हुआ है तो इस बार आपको यहां पे टैक्स देना पड़ेगा इस अमाउंट पे। सर तो एक अन्याय मेरे साथ और होने वाला है, एक जुल्म मेरे साथ और होने वाला है, पूछो क्यों, ध्यान दो इधर, क्या जुल्म होने वाला है कि अगर ये अरियर्स ऑफ सैलरी अपने अपने साल में मिल जाता तो वहीं पे टैक्स लग जाता तो टैक्स कम लगता। अब ये सैलरी अगर यहां मिल रहा है तो ये कितना हो जा रहा है मेरा 7 लाख, और मेरी स्लैब रेट ये बढ़ा चुका है, मान लो स्लैब रेट बढ़ा दिया, अब मेरी टैक्स क्या होगी, बढ़ गई, ये तो बड़ा नुकसान मेरे साथ हो गया। ये अपने अपने साल में मिल जाता तो ठीक था। ये मत सोचना कि सर 5 लाख से 10 लाख के बीच में स्लैब रेट चेंज होता है, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो कि स्लैब रेट चेंज हो गया तो इस इनकम पे तो उसको 20% से टैक्स देना पड़ेगा अगर टैक्स की स्लैब रेट बढ़ गई तो, ऐसा पॉसिबल है। तो एम्प्लॉई ये चाहता है कि मुझे उसी साल में ये पैसा मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन इस समस्या का समाधान एम्प्लॉयर नहीं कर सकता है। इसका समाधान कौन करेगा, इनकम टैक्स कहेगा। एम्प्लॉयर कहेगा इसका मैं क्या कर सकता हूं, टैक्स तो मुझे पे करते हो क्या, टैक्स किसको पे करते हो, इनकम टैक्स, उसके पास जाओ, उससे अपनी समस्या बताओ। तो ठीक है मैं इनकम टैक्स के पास जाता हूं, उसको अपनी समस्या बताऊंगा, लेकिन इस समस्या के पीछे जड़ कौन है, आप ही तो, आपकी वजह से ही समस्या हुई है। अगर मेरी बात आप पहले ही मान जाते तो क्यों ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं आता। एम्प्लॉयर कहता है रहने तो कोई बात नहीं, तुम जाओ इनकम टैक्स, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मुझे मत ज़्यादा सुनाया करो हर बात, क्यों जी। तो बंदा कहाँ जाएगा, इनकम टैक्स के पास, और वहाँ जा करके कहेगा कि भाई साहब ये समस्या हो गई हमारे साथ। इनकम टैक्स कहेगा कोई बात नहीं, आपको हम रिलीफ दे देंगे, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ। और सेक्शन कौन सी होती है इसकी, 89, मार्जिनल रिलीफ की सेक्शन कौन सी होती है, 89। ये मत समझना कि अभी मैं मार्जिनल रिलीफ सेक्शन 89 समझाने लगूंगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। बस मैंने यहाँ पे आपको हल्का सा झटका दिया है कि इस तरह की सोच भी आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। आने वाले टाइम में ये सेक्शंस अलग से बताएंगे आपको, मान गए, यस सर। तो यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ था अरियर्स ऑफ सैलरी को डिस्क्राइब करने का, डिस्कस करने का और मीनिंग समझाने का। मैंने अरियर्स ऑफ सैलरी का पूरा ऑपरेशन एंड सर्जरी कर दिया, उस पर मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा आपको अंडर सेक्शन 89। तो इसका मतलब सर हमें 3 तरह के सैलरी पे, 3 तरह के इनकम को सैलरी मानेंगे किसी भी प्रीवियस ईयर में। किसको किसको, अगर एम्प्लॉयर से मुझे पैसा मिला, रिसीव हो गया तो सेकेंड पॉइंट, अगर रिसीव नहीं हुआ तो फर्स्ट पॉइंट, ड्यू हो गया बस, और जब अरियर्स ऑफ सैलरी है तो थर्ड पॉइंट। इस 3 को ही क्या करेंगे हम, सैलरी में इंक्लूड करेंगे, इसी को हम सैलरी मानकर चलेंगे। मान गए जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात, यस सर। अब देखिए इस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए किया गया, कहा गया है, आइए देखिए 4.2 क्वेश्चंस, ध्यान समझिए, बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से जल्दी जल्दी हो जाएगा। X इज एन एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड गेटिंग सैलरी 40,000 पर मंथ। आपको 40,000 की सैलरी मिल रही है, विच इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अच्छा जी, ध्यान समझिए, इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैंने अभी तो बात करी आपको कि सैलरी अगर ड्यू होगा तो क्या होगा, अगर सैलरी ड्यू होगा तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन बच्चे अब आपको ये मुझे समझाना पड़ेगा आपको कि सर ड्यू कब होता है जनरली।
सैलरी ड्यू होता है जनरली दो तरीके से. ड्यू as on the last date of same month. Due as on the last date of same month. अभी लिखो फिर बताता हूँ इसका मीनिंग. दूसरा होता है ड्यू as on the first day of next month. Due as on the first day of next month. बात समझ गए? ड्यू एज ऑन द लास्ट डे ऑफ सेम मंथ, ड्यू एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. या तो उसी महीने के लास्ट डे को ड्यू हो गया या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को ड्यू हो गया. अब देखिए क्या कहानी है. इसको मान लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लेता हूँ सेकंड पॉइंट. अभी मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ. आपकी सैलरी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ईयर कब स्टार्ट होता है? अप्रैल से. मान लीजिए अप्रैल 18 है. अप्रैल 18 की सैलरी ड्यू कब होगी और रिसीव करोगी? देखिए ध्यान समझिएगा. मान लो अप्रैल 18 की सैलरी ड्यू हुई है 30 अप्रैल 18 को. बात समझ रहे हैं? अप्रैल की सैलरी कब ड्यू हुई है? 30 अप्रैल 18 को. और ये रिसीव कब हुई है? 1/7/18 को. बात समझ गए? 30 अप्रैल और 7/5 में कितने दिन का डिफरेंस है? 7 दिन का डिफरेंस. अप्रोक्सीमेटली 7 ही मान लो ना, 7 दिन डिफरेंस. 7 दिन बाद आपको सैलरी मिल रही है. मानते हो? सिमिलरली मई की सैलरी, मई 18 की सैलरी कब ड्यू हो रही है? सर 31/5/18 को. और मिल रही है मान लो 7/6/18 को. एंड सो ऑन बढ़ते जाओ. Feb 18 की सैलरी ड्यू कब हो रही है? ड्यू हो रही है 28 Feb 18 को. और मिल कब रही है? बोलो ना. मिल रही है आपको 7/3/18 को. सॉरी 19 हो जाएगा. यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19. सिमिलरली मार्च, ये फेब 18 है, फेब 19 है. मार्च 19 की सैलरी 31 मार्च 19 को ड्यू होगी और मिलेगी कब? 7/4/19 को. मान गए जी? अब आपको बताना है, कसम आप झूठ नहीं बोल सकते. भी मैंने जस्ट बताया आपको. आप बताओ कि ये ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल करोगे या रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल करोगे? बताओ जल्दी से. विच एवर इज अर्लियर. ऐसा क्यों बोला आपने? ड्यू बेसिस पे. विच एवर इज व्हाट? अर्लियर. अर्लियर कौन है यहाँ पे? ड्यू अर्लियर है. हर महीने में 7 दिन अर्लियर है. हर महीने में 7 डेज अर्लियर है. इसका मतलब है सर कि जो हमारी टैक्सेबिलिटी होगी वो ये होगी. ये टैक्सेबिलिटी होगी. मतलब जो 12 मंथ्स हमारा होगा वो अप्रैल 18 से स्टार्ट होगा और मार्च 19 तक जाएगा. अप्रैल 18 से स्टार्ट होगा और मार्च 19 तक जाएगा. ये आपका 12 मंथ्स होगा. अप्रैल 18 टू मार्च 19. बात समझ गए? ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर सैलरी लास्ट डे ऑफ सेम मंथ को ड्यू होता. अभी फर्स्ट वाला केस डिस्कस कर रहा हूं मैं. फर्स्ट वाला केस ये, इफ सैलरी लिख लो becomes due as on last date of same month. Salary becomes due
as on last date of same month, then in the previous year 18-19 the salary of 12 months April 18 to March 19 will be what? Will be taxable. ये taxable होगा अप्रैल 18 टू मार्च 19। लेकिन ये बातें आपको और खुल करके क्लियरली आपके सामने आएगा जब इसका सेकंड पार्ट आप पढ़ेंगे। सेकंड क्या है बताइए? सेकंड क्या है? सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। कभी कभार ऐसा भी होता है। ऐसा क्या होता है? देखिए मैं जो पहले लिख चुका हूं ना उसी में समझाता हूं मैं आपको। यहीं पे समझाता हूं, समझ गया ना? यहीं पे देखना। अब ये तो प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो चुका है। अब मान लीजिए यहां मैं ड्यू लिखता हूं, किस हिसाब से लिख रहा हूं? फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ के हिसाब से लिख रहा हूं। फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। बताइए जी, तो आपको अप्रैल की सैलरी कब ड्यू होगी? बोलो ना। 1/5/18 को। मई की सैलरी कब ड्यू होगी? 1/6/18 को। डॉट डॉट डॉट। रिसीव मान लो सेम है, रिसीव यही ले लो। रिसीव का कॉमन, रिसीव के कॉलम को कॉमन रख लो। बात समझ गए ना? और फैब की सैलरी कब ड्यू हुई? सर 1/3/18 को, सॉरी 19 को। और मार्च की सैलरी कब ड्यू हो गई? 1/4/19 को। आई एम सॉरी। क्लियर यहां तक? ये ड्यू हुआ। इसमें ना एक महीने पीछे भी जाना पड़ेगा आपको। एक महीने आपको पीछे जाना पड़ेगा। मैं यहां लिखता हूं मार्च 18 की सैलरी कब ड्यू होती? मार्च 18 की सैलरी ड्यू होती 1/4/18 को। इसमें पीछे क्यों जाना पड़ा अब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहां से होता है? अप्रैल से। और एंड कब होता है? मार्च। तो अप्रैल से लेकर मार्च के बीच की जो ड्यू सैलरी होगी वही क्या होगा? टैक्सेबल होगा। एक बात। दूसरी बात, यहां देखो ड्यू और रिसीव में अर्लियर क्या है? ड्यू अर्लियर है क्योंकि ड्यू हो रहा है 1/4 को और रिसीव हो रहा है 6 दिन लेट। ये हो रहा है 1/5 को, ये 7/5 को। तो ये तो श्योर है कि ड्यू बेसिस पे क्या होगा? टैक्सेबल होगा। लेकिन ड्यू बेसिस पे हमारा 12 मंथ्स कौन सा होगा? वो 12 मंथ्स होगा जिस 12 मंथ में सैलरी अप्रैल से लेकर मार्च तक की टैक्सेबल होगी। तो अप्रैल में कौन से मंथ की सैलरी ड्यू हो रही है? अप्रैल के महीने में कौन से मंथ की सैलरी ड्यू हो रही है? सर मार्च के मंथ की ड्यू हो रही है। देखो हाईलाइट कर दिया। अप्रैल में मार्च के महीने की सैलरी ड्यू हो रही है। और नीचे आ जाओ, मार्च में कौन से महीने की सैलरी ड्यू हो रही है? फेब की सैलरी ड्यू हो रही है। मार्च में फेब की सैलरी ड्यू हो रही है। और हम जानते हैं कि हम अप्रैल और मार्च से बाहर जा नहीं सकते। अप्रैल और मार्च से बाहर जा नहीं सकते। इसका मतलब है इस केस में जो मेरी टैक्सेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1/4/18 से लेकर के 1/13/19 के बीच की जो सैलरी होगी। तो 1/4/18 में सैलरी कौन सी है? यह है मार्च 18।
और 1 मार्च 19 सॉरी 19 में कौन सी है? फेब 19। बात समझ गए ना? 1/4/18 में कौन से महीने की सैलरी ड्यू हो रही है? मार्च के महीने की। और 1 मार्च 19 में कौन से महीने की ड्यू हो रही है? फेब 19 की। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हो गया सर कि यही 12 मंथ्स होगा। कहाँ से कहाँ तक? मार्च 18 से फेब 19। बात समझ गए? इन दिस केस लिख लो 12 months salary will be salary of March 18 to salary of फेब 19। यहाँ तक की सैलरी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये ड्यू और ड्यू वाली डेट की कहानी आपको जानना जरूरी था। अब देखो इसके ऊपर आप सवाल कर पाएंगे बच्चे, देखना। कौन सा सवाल? 4.2 जो मैं करना स्टार्ट किया था लेकिन करते करते क्या हुआ था? रुक गया था, कुछ वजह से रुक गया था। देखिए, X is an employee of ABC Limited getting salary 40,000 per month which is due on the last date of the same month. Oh, last date of what? Same month. इसका मतलब ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? अप्रैल 18 से लेकर के मार्च 19 तक। ये फर्स्ट केस हो गया, नॉर्मल केस हो गया। लेकिन पेड कब होता है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये फर्स्ट केस है। 4.2 मतलब फर्स्ट केस। केस 1 बता चुका हूं आपको। सैलरी फॉर विच मंथ विल बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 1920? अप्रैल 18 टू मार्च 19। यही इसका आंसर होगा। समझ लो 4.2 केस 1 था। 4.3 ऑफ कोर्स केस 2 होगा। इन द अबव केस एज्यूम दैट सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। भाई पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कहां से होगा? मार्च 18 टू फेब 19। और देखिए अब आइए 4.4 सवाल पे। इन द इलस्ट्रेशन नंबर 4.2 एज्यूम दैट ही इज पेड सैलरी ऑफ अप्रैल 19 एंड मे 19 इन एडवांस इन मार्च 19। ओ सवाल देखिए कौन सा? 4.4 है। 4.4 कह रहा 4.2 का ही लेकर चलो। तो 4.2 में सैलरी कितनी थी? 40,000 थी। इंटू 12 कितना हो गया? 4,80,000। लेकिन मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था आपको कि जब एडवांस आप रिसीव करोगे तो एडवांस भी उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में आपने रिसीव कर लिया है। तो एडवांस सैलरी लिखेंगे यहां पे हम। एडवांस सैलरी कितना होगा बताओ? 40,000 इंटू 2। क्यों सर 2 क्यों? क्योंकि आपने अगले साल के अप्रैल की और मई की सैलरी ले लिया। अगले साल के अप्रैल और मई की सैलरी ले लिया। तो यहां बताइए 80,000 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 5,60,000। ये ड्यू होगा तो ड्यू पे टैक्सेबल दो, रिसीव हो तो रिसीव पे टैक्सेबल दो। विच वन इज अर्लियर? एडवांस मिल गया, टैक्सेबल दो। फोर्थ क्वेश्चन आपके हो गए। अर्लियर सब सैलरी का मीनिंग मैं समझा दिया था आपको। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो क्या क्या बात करेंगे। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो सबसे पहले बताएंगे मीनिंग ऑफ सैलरी। कहोगे सर आपने बता दिया आज, तो उसमें हम फॉर्मेट सिखाएंगे आपको। क्या बताएंगे? फॉर्मेट। उसके बाद फॉर्मेट सिखाने के जस्ट बाद कुछ टर्म्स भी डिस्कस करना पड़ता, हार्डली 10-15 मिनट्स में लगेंगे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सैलरी चैप्टर का है। मतलब मैं कह दूं कि पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक जितनी बातें बताई है वो सब इंपॉर्टेंट तो है सैलरी को समझने के लिए, लेकिन मेगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आने वाला है? मेगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो क्या है? अलाउंसेस। जितना ज़्यादा पढ़ा जाए इसको उतना कम है। तो आप क्लास मिस नहीं करेंगे, जरूर आएंगे।
इस क्लास को जरूर समझेंगे क्योंकि अलाउंसेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।